गुड मॉर्निंग बेटे। आज का अपना टॉपिक है पेस मेकर। देखिए, अगर अपन पेस मेकर की बात करते हैं बेटा, तो पेस मेकर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी की रेट को सेट करता है। और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट के अंदर एक नेचुरल पेस मेकर होता है, इसको बोलते हैं एस नोड। बेसिकली पेस मेकर क्या होता है, जैसे अपने को ये मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रिक इम्प्लाइंसेस को चलाने के लिए अपने को करंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म अगर कराना है तो अपने को पूरे हार्ट को जो हार्ट है उसको अपने को करंट क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करंट सप्लाई करने का काम कौन करता है? ऐसे नोड। ये नेचुरल हमारे हार्ट के अंदर लगा हुआ था, इट्स अ बैटरी। ठीक है, तो पेस मेकर की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं पेस मेकर इज़ ए डिवाइस that set the frequency of an एक्टिविटी। पेस मेकर एक डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को सेट करता है पर्टिकुलर हमारे हार्ट की एक्टिविटी की। अगर अपन ह्यूमन हार्ट की बात करें बेटा, तो ह्यूमन heart has natural pacemaker in the form of SA node, या इसको बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। अब ये ऐसे नोड करता क्या है? ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट्स को। ठीक है, तो इट कंट्रोल हार्ट बीट। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग रिदमिक इम्पल्स। रिदमिक इम्पल्स को ये प्रोड्यूस करता है और हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अपने को ये मालूम है कि जो इम्पल्स ऐसे नोड की जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, वो ओरिकल्स के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा? एवी नोड के पास जाएगी। एवी नोड से कहाँ जाएगी बेटा? वो बंडल ऑफ हिस के पास जाएगी, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगी? परकिंजी फाइबर के पास जाएगी। जैसे अगर अपन देखें बेटा, जो ऐसे नोड है, ये अगर मान लेते हैं ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड से ये कहाँ तक जाएगी बेटा? ये ओरिकल्स तक जाएगी। ओरिकल के बाद ये एवी नोड पे जाएगी। एवी नोड से जाएगी ये बंडल ऑफ हिस पे, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगी? परकिंजी फाइबर के पास जाएगी। तो जो भी इम्पल्स जनरेट होगी ऐसे नोड के द्वारा, ठीक है, प्रोड्यूस होगी, वो ओरिकल से एवी नोड पे जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं द impulse produced by SA node is passes to both atria and AV node। AV node से कहाँ जाएगी? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगी? परकिंजी फाइबर। और परकिंजी फाइबर से कहाँ जाएगी बेटे? परकिंजी फाइबर से जाएगी वेंट्रिकल्स। कहाँ जाएगी? वेंट्रिकल्स। और फिर वेंट्रिकल जो है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अब अगर इस इम्पल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जिस पाथ से ये जा रही है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर, अगर इसके जो ये दिस आर द कंपोनेंट, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, अगर इनमें इसको कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम। दैट इज एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर। ये पूरा का पूरा कहलाता है कंडक्टिंग सिस्टम, इम्पल्स को कनेक्ट करने का सिस्टम।
अगर इस कंडक्टिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया, उनमें क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं हाउएवर एनी डिफेक्ट इन एनी component of this impulse conducting system can result in slowdown the rate of हार्ट बीट का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, या एरिथीमिया हो जाएगा, या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल और वेंट्रिकल होने लग जाएंगे, जो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, और या तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा या एरिथीमिया हो जाएगा। एरिथीमिया का मतलब ये होगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट जो है बेटा अपने अपना हिसाब से काम करने लग जाएंगे। ठीक है, एक डिफेक्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है वेंट्रिकुलर एस्केप। ए डिफेक्ट कॉल्ड वेंट्रिकुलर एस्केप, एक डिफेक्ट होता है जिसका नाम होता है वेंट्रिकुलर एस्केप, या इसको बोलते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। ठीक है, कब होता है, जब ऑरिकल से जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल्स तक नहीं जा पाती। ठीक है, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स और फ्यू आवर्स। ठीक है, ऑरिकल से जो इम्पल्स निकल रही है वो इम्पल्स किसके पास नहीं पहुंच पा रही है, वेंट्रिकल के पास में नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे डिफेक्ट को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर एस्केप। कब, व्हेन इम्पल्स फ्रॉम ऑरिकल is not carried to ventricles। कहाँ नहीं जा रही है, ventricles for varying periods lasting from few seconds to hours। ठीक है, फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू आवर्स तक नहीं जा पाती। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा भाई, ऑरिकल से तो निकल रही है ना, लेकिन वो इम्पल्स वेंट्रिकल तक जा ही नहीं रही है, मतलब उसके पास में उतना करंट नहीं है कि वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच पाए। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट में फिट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सच केसेस आर्टिफिशियल पेसमेकर is fitted to the heart। एक एडिशनल रूप से बेटा आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो हार्ट में लगा देते हैं, तो वो हार्ट बीट को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इस आर्टिफिशियल पेसमेकर को अगर अपन देखें तो इसको इन्वेंट किया था ग्रेडबेक ने एंड चार्डेक ने। ठीक है, तो अगर अपन इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात करें तो इसको इन्वेंटेड किया था, इन्वेंटेड बाय
ग्रेथबैक एंड चार्डेक। ठीक है, इस आर्टिफिशियल पेसमेकर को इन्वेंट किया था ग्रेथबैक ने और चार्डेक ने बेटा। इसको आर्टिफिशियल रूप से जो है बेटा हार्ट के अंदर इसको लगा दिया जाता है। बेसिकली जो पेसमेकर होता है ये पल्स को जनरेट करता है, तो इसमें लिथियम हैलाइड होता है। क्या होता है? लिथियम हैलाइड की बैटरी होती है जो करीब 10 साल तक चलती है। क्या होता है इसके अंदर? लिथियम हैलाइड। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो क्या होता है बेटा? लिथियम हैलाइड। ठीक है, तो ये जो बैटरी है लिथियम हैलाइड की, ये जिससे पल्स जो है वो जनरेट होगी, तो इसको कहाँ पे रखा जाता है? राइट क्लेविकल में। कहाँ रखा जाता है इसको? प्लेस्ड बिलो द राइट क्लेविकल। राइट क्लेविकल जो है हमारी क्लेविकल बोन है, उस क्लेविकल बोन के नीचे इसको रखा जाता है और इससे एक स्ट्रिंग धागा नुमा एक तार जो है वो सुपीरियर वीना केवा, राइट एट्रियम और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चल पे रख दिया जाता है। ठीक है, तो इससे इम्पल्स जो है वो जनरेट होती हैं और वो सारी इम्पल्स जो हैं फिर कहाँ तक जाती हैं बेटा? ओरिकल से वेंट्रिकल तक जाती है। इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है कि यार जो अपना शर्ट्स होता है, शर्ट्स की जो अपर पॉकेट्स होती है उसमें अपने को मोबाइल जनरली नहीं रखना चाहिए। वो बेसिकली जिनको पेसमेकर वगैरह है उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल भी अगर अपन देखें तो अपने को अपर पॉकेट में हार्ट के पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहिए जिसमें जो वेव्स हो और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पेस मेकर। अब ऐसे नोड ने जो इम्पल्स को निकाली है वो किसके पास जाती है? एवी नोड। एवी नोड बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे नोड जो होता है ना वो 70 से 80 MV की इम्पल्स को जनरेट करता है, और जो ऐसे नोड और जो एवी नोड होता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसको बेसिकली पेस सेटर बोलते हैं। ये 40 MV तक की क्या कर सकता है बेटा? इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। ये थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये ऐसे नोड का पूरा काम नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे नोड को अपन बोलते हैं पेस मेकर और इसको अपन बोलते हैं बेटा पेस सेटर। ठीक है, तो एवी नोड इज़ नोन एज पेस सेटर। और क्वेश्चन अगर आता है कि इससे कितनी MV की इम्पल्स जनरेट हो सकती है, तो 40 MV की इम्पल्स जो है ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई बेटा किसकी? पेस मेकर। इसमें ध्यान रखना, जिसको भी पेस मेकर लगाया जाता है बेटा, अगर उसकी डेथ होती है तो उसको पहले उसके फ्यूनरल करने के पहले, अगर उसको जला रहे हैं तो उसके पहले उस पेस मेकर को निकाला जाता है। अदरवाइज़ वहाँ पे बैटरी है बेटा तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और थोड़ा प्रिकॉशन, जिनको पेस मेकर लगता है उनको प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो पेस मेकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ओरिजिनल पेस मेकर था हमारा इनबिल्ट पेस मेकर जो गॉड ने बना के दिया था, वो अपना काम जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है बेटा ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करें कि ब्लड प्रेशर है क्या, तो ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करें तो द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। मतलब आर्टरी, जिस पाइप के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के फ्लो से जो प्रेशर उस आर्टरी की वॉल पे लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो द प्रेशर, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, मतलब ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगने वाला प्रेशर, दैट इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। और इस ब्लड प्रेशर को अगर अपने को मेजर करना है बेटा तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर which is exerted by blood on the wall of arteries। ठीक है, आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। एंड ब्लड प्रेशर इज measured with the
हेल्प ऑफ स्फेग्मोमेनोमीटर। किससे मेजर होता है? स्फेग्मोमेनोमीटर। और ये जो स्फेग्मोमेनोमीटर है बेटा, इसको इन्वेंट किया था एक इटालियन डॉक्टर ने, जिसका नाम होता है राइवा रोची। ठीक है, राइवा रोची ने इसको बेटा इन्वेंट किया था। अगर आपने देखा हो तो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसके अंदर एक काफ होता है जिसको हमारे हाथ पे बांध दिया जाता है। उसके बाद में एक रबर की ट्यूब होती है बेटा जिसको इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में एक बल्ब होता है जिससे जो काफ है उसमें एयर भरी जाती है। वो काफ के अंदर जो एयर होती है वो क्या करती है, हमारे काफ जो हमारा आर्म रीजन से उसको प्रेस करती है। तो हमारा फिर एक स्टेथोस्कोप होता है बेटा, स्टेथोस्कोप को हम ब्रेकियल आर्टरी के यहाँ पे रख देते हैं और फिर साउंड को हियर करने की कोशिश करते हैं। तो जिस जगह पे अपने को साउंड सुनाई देना शुरू कर देता है वो तो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जिस जगह पे साउंड सुनाई देना बंद कर देता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की वो 120/80 होती है। तो इसीलिए जब भी अपन एयर को फिलअप करके पारे को चढ़ाते हैं ऊपर, मरकरी बेस्ड मरकरी का ही ये बना हुआ होता है, मरकरी इसके अंदर होता है बेटा। तो जो हम एयर प्रेशर मतलब जो बलून को प्रेस करके जब हवा भरते हैं तो मरकरी के पारे को हम 160 से 180 तक लेके जाते हैं। उसके बाद में एक स्क्रू होता है, धीरे धीरे हम स्क्रू को बेटा ढीला करते जाते हैं, प्रेशर को कम करते जाते हैं। और जिस जगह पे अपने को साउंड सुनाई देने लगता है, ठीक है, अगर मैंने 180 तक एयर भरी और मुझे 150 पे साउंड सुनाई देने दिया तो 150 पे उसका ब्लड प्रेशर की रेंज स्टार्ट हुई और जब तक वो साउंड सुनाई देना बंद नहीं हो जाता वहाँ तक वो जाता है। तो जहाँ पे फर्स्ट साउंड सुनाई देना स्टार्ट होता है उसको अपन सिस्टोलिक बोलते हैं, और जहाँ पे साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, डायस्टोलिक बोल देते हैं। तो एक नॉर्मल रेंज की अगर अपन बात करें ब्लड प्रेशर की तो एक नॉर्मल रेंज होती है बेटा 120/80 mm ऑफ Hg, क्योंकि अपन नॉर्मली किससे इसको मेजर कर रहे हैं बेटा, मरकरी बेस्ड स्फेग्मोमेनोमीटर से अपन मेजर कर रहे हैं। तो उसकी जो रेंज होती है ना वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें जो 120 mm ऑफ Hg प्रेशर है बेटा इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और ये जो 80 है बेटा इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसको 80/120 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले अपन किसको मेजर करते हैं, सिस्टोलिक। किसको मेजर करते हैं, सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर कितना है बेटा 120, और डायस्टोलिक कितना प्रेशर है बेटा 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करें तो ब्लड प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होता है हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट से। ठीक है, ब्लड प्रेशर is inversely related to rate of हार्ट बीट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था अपने को, तो इसको मेरे लॉ ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, मेरेस लॉ ऑफ हार्ट। दैट इज़ ब्लड प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू हार्ट बीट। मतलब जितनी ज़्यादा हार्ट बीट होगी उतना कम ब्लड प्रेशर होगा, और जितनी कम ब्लड प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा हार्ट बीट्स होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 120/80 का कितना आ रहा है 40, उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, पल्स प्रेशर। तो द डिफरेंस बिटवीन या द डिफरेंस इन द two values is called pulse pressure। तो डिफरेंस कितना है 120/80। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 120 माइनस 80, तो 40 mm ऑफ Hg बेटा इसका क्या हो गया डिफरेंस। और इसी 40 mm ऑफ Hg को अपन क्या बोलते हैं, पल्स
प्रेशर। ये क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। तो जब भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, जब भी आर्टरीज़ के अंदर बेटा अपना इलास्टिसिटी वगैरह लॉस होने लगती है तो पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो अपने को यहाँ से सिर्फ काम की चीज़ क्या है बेटा? पल्स प्रेशर क्या होता है? तो जो भी डिफरेंस निकल के आता है बेटा, उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। तो वो पल्स प्रेशर कितना आता है? 40 mm ऑफ Hg। कितना आता है? 40 mm ऑफ Hg। अब ये बात हुई ब्लड प्रेशर की। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब 120 से ज़्यादा हो गया या 80 से ज़्यादा हो गया, दोनों कंडीशन में, या हो सकता है केवल 120 से ज़्यादा हो, 80 नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में भी, या 120 नॉर्मल हो, 80 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में भी अपन उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो जब अगर 120 से ज़्यादा होगा तो अपन बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, और अगर 80 से ज़्यादा हो गया तो अपन बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है? दोनों कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे। या 120 से कम हो गया, ठीक है, या 80 से कम हो गया। ठीक है? अगर 80 से कम हो गया तो डायस्टोलिक कम हो गया, 120 से कम हो गया तो सिस्टोलिक कम हो गया, तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो दो टर्म अपन यूज़ करते हैं, एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है बेटा हाइपोटेंशन। हाइपो का वर्ड अगर कहीं पर आ जाता है मतलब कमी हो जाना, तो सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो सकता है। सिस्टोलिक अब आपको समझ में आ गया, 120 जो है वो सिस्टोलिक है। या डायस्टोलिक भी कम हो सकता है बेटा, जिसको अपन 80 बोलते हैं। तो सिस्टोलिक भी कम हो सकता है, डायस्टोलिक भी कम हो सकता है। तो दो टर्म अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है? हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल रेंज अगर अडल्ट के अंदर बात करें तो 120/80 है, लेकिन आजकल एक्टिविटी को देखते हुए 130 तक भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है? क्योंकि अभी जो रिसेंट पैरामीटर उसके हिसाब से तो वो 80 से जो है और कम जो है 77 जो है उसको क्या बोलता है कि वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। तो अपने को सिंपल ध्यान रखना है कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब इसके बाद एक टर्म आता है सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हार्ट के पास में ब्लड एक बार ही आना। जैसे अगर अपन बात करें सिंगल सर्कुलेशन, तो सिंगल सर्कुलेशन अगर आपको 2 चैम्बर हार्ट याद हो बेटा, तो यहाँ एक ही बार हार्ट ब्लड को रिसीव करेगा और बाहर फेंक देगा। ठीक है? दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस जो होता है उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है? फिश के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बेटा पास होता है, और गिल्स के पास में जाके फिर उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है इसके पास में 2 बार ब्लड आता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से फिर हार्ट के पास में आएगा, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी के पास जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होगा कि हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड को रिसीव करेगा, एक बार जो है उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और एक बार उसके पास में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड में वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो बेटा राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल से होके वो लंग्स के पास चला जाएगा, ताकि लंग्स उसमें क्या ऐड कर दे बेटा? ऑक्सीजन ऐड कर दे। तो अपन यहाँ पे 2 चीज़ बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये होगा कि हार्ट जो है वो एक ही बार जो है ब्लड को रिसीव करेगा, दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। और अगर हार्ट बेटा 2 बार रिसीव कर रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे? डबल सर्कुलेशन। तो 2 टर्म होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है? अब इसके बाद में कुछ टर्म्स आती है, जैसे अगर मैंने बोला इस्चीमिया। ठीक है? इस्चीमिया का मतलब ये होता है कि जो हार्ट है उस हार्ट की वॉल को बराबर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज इस्चीमिया। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार। इस्चीमिया, अगर अपन इस्चीमिया की बात करते हैं तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू
हार्ट वॉल। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसको इनसफिशिएंट अगर ब्लड सप्लाई हो रही है बेटा तो उसको अपन बोलते हैं इस्चीमिया। क्यों हो सकती है? जो आर्टरी या वेंस जा रही है कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई होना था वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हार्ट की वॉल को जब इनसफिशिएंट ब्लड पहुँचता है बेटा तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इस्चीमिया। फिर एक होता है कार्डियोमिगेली। कार्डियोमिगेली का मतलब क्या होता है बेटा? मिगेली टर्म आ गया ना, दैट इज़ एनलार्जमेंट, तो कार्डियोमिगेली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। कार्डियोमिगेली इसको अपन क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, दैट इज नोन एज कार्डियोमिगेली। फिर एक टर्म आता है बेटा डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रो वर्ड बेसिकली राइट हैंड के लिए अपन यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेकिन 1,00,000 में से एक बंदा ऐसा होता है जिसका हार्ट जो है बेटा राइट साइड में होता है। तो जिसका हार्ट राइट साइड में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया, दैट इज़ ऑक्यूरेंस ऑफ हार्ट ऑन राइट साइड। ऑक्यूरेंस ऑफ हार्ट ऑन राइट साइड, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। फिर आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये भी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है बेटा। पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपने को ये मालूम है कि जब अपन डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल में जाता है, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लंग्स के पास में जाता है, पल्मोनरी वेन के पास में जाता है और फिर लेफ्ट ओरिकल तक जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अपने को ये मालूम है बेटा, अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें ना तो सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोन्स वर्ड आ गया मतलब लंग्स, है ना। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बेटा। ये कहाँ पर आएगा? जो हमारी ग्रेट वेन है उसके अंदर सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस, या ये सब ब्लड को लाके कहाँ दे देगी बेटा? राइट एट्रियम को दे देगी। किसको दे देगी? राइट एट्रियम को दे देगी। राइट एट्रियम से एवी वॉल की मदद से ये कहाँ चला जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा। कौन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लेकर आ रही है सुपीरियर वीना कावा अपर बॉडी पार्ट से, इन्फीरियर वीना कावा लोअर बॉडी पार्ट से एंड कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट की वॉल से। तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर राइट ओरिकल को देगी। राइट ओरिकल से वो एवी वॉल की मदद से जाएगा बेटा राइट वेंट्रिकल के पास। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल जो होगा बेटा यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा निकलेगा और इस पल्मोनरी एओर्टा की मदद से फिर पल्मोनरी एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है तो इससे क्या निकलेगी? फिर पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी एओर्टा से क्या बनेगी? पल्मोनरी आर्टरीज बनेगी। पल्मोनरी आर्टरी पहुंच जाएगी बेटा किसके पास में? लंग्स के पास में। तो लंग्स इसमें क्या ऐड कर देगा बेटा? ऑक्सीजन। लंग्स इसमें क्या ऐड करने वाला है? ऑक्सीजन। लंग्स इसमें ऐड करेगा ऑक्सीजन, तो ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग्स से क्या निकलेगी? पल्मोनरी वेन। ये भी एक्सेप्शन हो गया, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करके लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जनरली आर्टरीज जो होती है बेटा वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस इज एक्सेप्शन। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन जो होती है वो नॉर्मली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन, लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से कहाँ चला
चला जाएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं, मतलब हार्ट के पास जो ब्लड आया है वो ब्लड हार्ट से लंग्स के पास में चले जाना और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाना। इस पूरे पाथ को अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर ये तो हो गई बात बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन की। उम्मीद है कि आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा समझ में आया होगा। ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँच गया बेटा? वो पहुँच गया लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट एट्रियम में। अब फिर स्टार्ट होता है सिस्टेमेटिक पाथवे। सिस्टेमेटिक पाथवे की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया है और लेफ़्ट एट्रियम तक पहुंचा है, वो लेफ़्ट एट्रियम से एवी वॉल की मदद से लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है सिस्टेमेटिक एवोर्टा, तो सिस्टेमेटिक एवोर्टा के पास में जाएगा। सिस्टेमेटिक एवोर्टा से सिस्टेमिक आर्टरीज बनेगी। आर्टरीज से वापस वेन के कैपिलरीज के जंक्शन से वो सिस्टेमिक वेन में जाएगा और सिस्टेमिक वेन से वापस बेटा वो राइट ओरिकल के अंदर आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होगा और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वापस कहाँ पर आ जाएगा बेटा? हार्ट के पास में आ जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? फ्रॉम लंग्स। लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहुंचेगा बेटा लेफ़्ट एट्रियम के पास में। किसके पास में पहुंचेगा? लेफ़्ट एट्रियम के पास में। लेफ़्ट एट्रियम से कहाँ पे चला जाएगा बेटा? ये एवी वॉल के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। कहाँ चला जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? सिस्टेमिक एवोर्टा। सिस्टेमिक एवोर्टा, यहाँ भी ऑक्सीजन ब्लड। सिस्टेमिक एवोर्टा से क्या निकलेगी? सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरीज, जो सिस्टेमिक आर्टरीज होगी बेटा, इससे वही वापस आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से कैपिलरीज, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या बनेगी? सिस्टेमिक वेन। और सिस्टेमिक वेन जो है फाइनली सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, तो ये ब्लड को लाके कहाँ पटक देगी? राइट एट्रियम में। तो अगर आप देखेंगे बेटा इसके अंदर, तो यहाँ से जो अपन चले हैं तो यहाँ तक आते आते ये ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। इस ब्लड को अगर अपन देखें बेटा, तो इस पूरे सर्कुलेशन को अगर अपन देखें तो इसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अगर अपन देखेंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग से निकलेगा और फाइनली ये लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचेगा। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, सिस्टेमिक एवोर्टा, सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक वेन, और फाइनली कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम के पास में ये चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा पाथ कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपने को ये मालूम है कि भाई हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, उसके पास भी तो सेल्स है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ हार्ट। हार्ट के वेरियस कंपोनेंट को ब्लड सप्लाई करना ताकि उससे ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स ये सब क्या हो बेटा? सप्लाई हो जाए, तो वो हार्ट भी जो है वो हेल्दी रहे। तो कोरोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो कोरोनरी सर्कुलेशन इज़ द
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वेरियस component of heart. It involves supply of oxygenated and nutrient rich arterial blood by two coronary arteries। ठीक है, जो दोनों कोरोनरी आर्टरी कहाँ से आती है? सिस्टेमिक एओर्टा से। कहाँ से आती है? सिस्टेमिक एओर्टा। एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट कर लेती है? कोरोनरी वेन। और कोरोनरी वेन किस में ओपन कर देती है? उसको कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस से कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम। देखो, अपने को ये मालूम है कि जो सिस्टेमिक एओर्टा होता है, उस सिस्टेमिक एओर्टा से दो कोरोनरी आर्टरी निकलती है, और वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई होता है। बदले में वहाँ से दो निकलती कोरोनरी वेन। तो ये जो दो कोरोनरी वेन होती है बेटा, ये दोनों कोरोनरी वेन जो है ये ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से रिसीव करती है, और हार्ट से रिसीव करके ये सप्लाई कर देती है किसको? कोरोनरी साइनस को। किसको सप्लाई करती है? कोरोनरी साइनस को। और कोरोनरी साइनस से वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ सप्लाई हो जाता है बेटा? ये पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई हो जाता है राइट एट्रियम में। कहाँ सप्लाई हो जाता है? ये राइट एट्रियम में। देखिए, मैंने अभी क्या बताया बेटा आपको यहाँ पे कि जो हार्ट है, उस हार्ट को खुद को भी क्या लगेगा बेटा? खुद को भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लगेगा। क्या लगेगा? न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लगेगा, ताकि उसकी भी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहें। तो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दो कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई कर देगी? हार्ट को सप्लाई कर देगी। हार्ट की जो सेल्स होगी बेटा, वो वहाँ से सारी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी। यूज़ करने के बदले में वो क्या छोड़ देगी? वहाँ पे CO2 वहाँ पे रिलीज़ कर देगी। तो जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन, पहले कोरोनरी आर्टरी लेकर आइए, अब कोरोनरी वेन से किसके पास में जाएगा? कोरोनरी साइनस। और फिर कोरोनरी साइनस से वो राइट एट्रियम में सप्लाई हो जाएगा, ताकि राइट एट्रियम उसको उठाइए कहाँ पर फेंक दे बेटा? उसको लंग्स के पास में सप्लाई कर दे। इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो अपन बोल सकते हैं द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड is collected by coronary veins, which opens into coronary sinus and coronary sinus passes this blood to the right atrium by separate ओपनिंग। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। फिर अगला टॉपिक आता है एट्रियल सिस्टम। एट्रियल सिस्टम का मतलब क्या होगा? एट्रियल सिस्टम का मतलब ये होगा बेटा कि अपने को ये मालूम है कि पहले एओर्टा निकलेगा, एओर्टा से आर्टरी निकलेगा, आर्टरी से आर्टीरियोल्स निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? आर्टीरियल सिस्टम। फिर अपने को ये मालूम है कि वेन्यूल होगा, वेन्यूल से कैपिलरीज, पहले कैपिलरीज होगी, कैपिलरीज से वेन्यूल होगा, वेन्यूल से वेन बनेगा, और ये वेन कहाँ चली जाएगी? सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है,
तो अपने को अगर अपन देखें तो अपन 3 सिस्टम बेसिकली बात करते हैं। एक होता है बेटा आर्टीरियल सिस्टम, एक होता है विनस सिस्टम और एक होता है पोर्टल सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टीरियल सिस्टम। देखिए, आर्टीरियल सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे तो ये ऐसा सिस्टम होता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इट इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम which carries blood away from the heart in thick walled muscular blood vessels called arteries। क्या बोलते हैं उनको? आर्टरीज। एओर्टा से 2 आर्टीरियल ट्रंक डेवलप होती है। ठीक है, 2 आर्टीरियल ट्रंक और एओर्टे develop from heart pulmonary arch और aorta from right ventricle and सिस्टेमिक एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 2 आर्टीरियल ट्रंक अराइज होती है बेटा हार्ट से। एक होता है पल्मोनरी आर्च और एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और एक सिस्टेमिक एओर्टा जो कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। इसको अपन बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टम। फिर आता है विनस सिस्टम, वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास में लेकर आएगा। तो हार्ट के पास में एक तो पल्मोनरी वेन, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर विना कावा, इन्फीरियर विना कावा एंड पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो विनस ब्लड क्या करेगा? ये हार्ट के पास ब्लड लेकर आएगा। It is a system of blood vessels which brings blood from different part of the body to the heart। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर? पल्मोनरी वेन, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर विना कावा, सुपीरियर विना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। हाँ बेटा, खराब है क्या?
तो उनको बोल देना कि नया ला के रख देना, तो शाम में जब भी आओगे तो लगा देना। घर पे नहीं, अपने घर पे नहीं होगा इंटरनेट। हाँ ठीक है। इन्फीरियर वीना कावा, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, ठीक है। ये सब अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड पोर्टल सिस्टम, एंड पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है बेटा पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखो पोर्टल सिस्टम को मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुरहानपुर से भोपाल जाना है, तो मेरे पास में सीधा रास्ता है कि मैं यहाँ से खंडवा की ट्रेन में बैठूँ, इटारसी होके मैं सीधा कहाँ चला जाऊँ, भोपाल चला जाऊँ। लेकिन मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से इंदौर जाऊँ और इंदौर से मैं भोपाल जाऊँ। जैसे ट्रेनों के ऊपर लिखा रहता है वाया इटारसी, वाया भूसावल, तो जो वाया टर्म अपन यूज़ करते हैं, तो पोर्टल सिस्टम भी ऐसा ही होता है कि डायरेक्टली ब्लड हार्ट को ना देते हुए पहले वो किसी दूसरे ऑर्गन के पास सप्लाई करेगा, फिर उस ऑर्गन से वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास में जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। मतलब अपने को एक टारगेट ऑर्गन तक जो है मैसेज को कन्वे करना है, पर मैसेज को हम डायरेक्ट कन्वे नहीं करेंगे, उसको हम वाया कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टल सिस्टम। तो अगर अपन देखते हैं तो 3 टाइप का पोर्टल सिस्टम जनरली होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इसमें से ह्यूमन बॉडी के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अपन बात करें पोर्टल सिस्टम is a component of blood vascular system which is produced by portal veins and their capillaries, complex formed in an organ other than organ of their origin, ठीक है। पोर्टल वेन क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट कर लेती है एक ऑर्गन से और उसी ब्लड को सेकंड ऑर्गन्स को क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है, ठीक है। डायरेक्टली हार्ट को वो ज्वाइन नहीं होती है, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्गन है उसकी जो वेन होगी वो क्या बनाएगी फिर, पोर्टल ऑर्गन या पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे बेटा तो 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। इसमें से हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है बेटा वो किसके पास देखने को मिलेगा, फ्रॉग या एम्फीबियंस के पास में रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलेगा। हमारे अंदर 2 ही पोर्टल सिस्टम होंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। दिस इज़ ऑल अबाउट पोर्टल सिस्टम। इसका और डिटेल बेटा अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे ब्लड वेसल, जिसके अंदर आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज एक टॉपिक, और एक छोटा